क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकर व्यय का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर रोकर व्यय का उदाहरण है? देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, गैर रोकर व्यय। तो हम लोग पहले समझेंगे गैर रोकर व्यय क्या होता है। गैर रोकर व्यय मतलब नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हमें पेमेंट करने के लिए कोई कैश नहीं देना होता है। मतलब उसको एक्सपेंसेस तो हम लोग कहते हैं, लेकिन उस एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए हमें कैश नहीं देना होता है। तो ऐसे कौन सा होता है आइटम जिसको हम लोग एक्सपेंस तो कहते हैं, लेकिन वो उसके पेमेंट करने के लिए कैश नहीं देना होता है? तो ये कौन सा होता है? हमारा डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा डिप्रिशिएशन। मजदूरी एवं वेतन में हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, रेंट तथा रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस के लिए भी हम लोग पेमेंट करते हैं, टेलीफोन के लिए भी पेमेंट करते हैं। तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 ये सवाल है, ध्यान समझिएगा। यदि शुद्ध लाभ कर पश्चात 70,000 रुपया, ऋण पत्रों पर स्थिर ब्याज भार 10,000 रुपया भुगतान किया गया अगर 70,000, तब ब्याज आच्छादित अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इफ़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिवेंचर 10,000, इनकम टैक्स पेड 70,000, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल बी। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पहले हम लोग फार्मूला समझेंगे। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फिर से फार्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या दिया है? आफ्टर टैक्स। तो इस आफ्टर को पहले हम लोग बिफोर निकालेंगे। तो जब भी बिफोर निकालेंगे तो इसमें से जो जो चीज़ें घटे हुए हैं, लेस हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए हम लोग जो जो चीज़ें इसमें से लेस हुए हैं वो सारे ऐड करेंगे। तो देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में क्या क्या लेंगे? 70,000, 70,000 हो जाएगा। और क्या लेंगे? फिक्स इंटरेस्ट चार्ज और डिवेंचर 10,000, ये 10,000 लेंगे। इनकम टैक्स पेड 70,000, ये हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 1.5 लाख। ठीक है, ये तीनों को हम लोग ऐड कर दिए तो 1.5 लाख हो गया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अभी हम बताया था आप लोग को इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इन तीनों को हम लोग ऐड किए थे तो कितना आया? 1,50,000, 1,50,000 अपॉन में फार्मूला लिखे थे अभी हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखिए कितना दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ये देखिए 10,000 है। तो 10,000 डिवाइड कर दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 15 टाइम्स। तो 102 का हमारा ऑप्शन नंबर 4, 15 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, एक दिया हुआ है, इसके अंदर हमारा निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 103 एवं 104 का उत्तर दीजिए। माने इसको हमें रीड करना है, उसके बाद 103 या 104 इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा गया है कि एक कंपनी से संबंधित उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है। विनियोग खाता 1/4/2016 को 1,02,000, 31/3/2017 को 84,000। मशीनरी लागत दर 1,20,000, 31/3/17 को 1,26,000। राशि प्रावधान 1/4/16 को 23,000, 31/3/17 को 32,000। वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने पास रखे प्रारंभिक विनियोग में से 40% भाग 25,000 लाभ पर दिया। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? वर्ष के दौरान एक मशीन जिसकी लागत 12,000 रुपया, एकत्रित राशि 7,200 थी, 6,000 रुपये में बेचा गया। माने इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 103 या 104 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या लिखता है? वर्ष के दौरान क्रय की गई मशीन का मूल्य क्या होगा? माने उस फॉर्मेट जो ऊपर दिया बना है उसको पढ़ के हमको ये बताना है कि वर्ष के दौरान क्रय की गई मशीन का क्या मूल्य होगा। तो आइए देखते हैं मशीन वाला चीज़ हम लोग ध्यान समझेंगे।
मशीन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो देखिए हम लोग। सबसे पहले देखिए लिखा है मशीन 1/4/16 को 1,20,000 और 31/3/17 को कितना है 1,26,000। और मशीन से रिलेटेड कहाँ पे है, पॉइंट नंबर 2 पे है कि वर्ष के दौरान एक मशीन जिसकी लागत 12,000 रुपया, इस पर डिप्रिसिएशन 7,200 लग गया था और इसको कितने में बेचा गया है, 6,000 रुपया में बेच दिया गया है। ठीक है, तो पहले ये हम लोग देखेंगे कि 12,000 रुपये लागत था। ठीक है, तो 1,20,000 ऊपर देखिए मशीन हमारे पास कितने का था, 1,20,000 का। तो 1,20,000 का मशीन था जिसमें से 12,000 का मशीन बिक गया। तो 1,20,000 का जो हमारे यहाँ पे मशीन था, ये देखिए इसमें से 12,000 रुपये लागत का मूल्य का मशीन हम लोग क्या किए हैं, बेच चुके हैं। तो 1,20,000 में से 12,000 का मशीन अगर हम लोग बेच देंगे तो अभी हमारे पास कितने का मशीन बचेगा, तो 1,20,000 माइनस 12,000 तो कितना हो गया, 1,08,000। तो मेरे पास मशीन कितने का बचना चाहिए था अभी, 1,08,000 का। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 1,26,000 रुपया। तो 1,08,000 का मशीन होना चाहिए था, यहाँ पे शॉप कितना कर रहा है, 1,26,000। तो 1,26,000 माइनस 1,08,000। ठीक है, 1,26,000 देखिए 1,26,000 माइनस 1,08,000 कर दीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 18,000। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि वर्ष के दौरान क्रय की गई मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 18,000 देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 3 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में बोला गया था कि वर्ष के दौरान कितनी मशीन का परचेज हुआ है। ठीक है, देखिए हमारे पास पहले से मशीन कितने का था, 1,20,000 का। यहाँ पे देखिए 1,20,000 का मशीन था जिसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लागत पर है और यहाँ पे हम लागत 12,000 का मशीन बेच दिए। तो 1,20,000 में से 12,000 की मशीन बिक गई। तो अब कितने की मशीन बची, 1,20,000 में से 12,000 घटा लीजिए तो 1,08,000 की मशीन बची। 1,08,000 का मशीन हमारे हिसाब से बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है, 1,26,000। इसका मतलब है कि 1,08,000 का होना चाहिए था, 1,26,000 हो रहा है। तो कुछ मशीन परचेज किए होंगे, तो कितना मशीन परचेज किए होंगे, तो 1,26,000 में से 1,08,000 घटा दीजिए। तो 1,26,000 में से 1,08,000 हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104। 104 भी इसी टेबल के हिसाब से है, तो इसको पढ़िए फिर 104 को करेंगे हम लोग। विनियोजन क्रियाओं से रोककर प्रवाह कितना है, विनियोजन क्रियाओं से रोककर प्रवाह कितना है, तो इसको आप लोग करिएगा। इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यदि सकल लाभ अनुपात 25% है, शुद्ध लाभ अनुपात 12% है और विक्रय 21,600 रुपये है, तो विक्रय माल की लागत क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 19,008, ऑप्शन 2 17,200, ऑप्शन 3 18,892, ऑप्शन 4 16,200। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16,200। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर हम आंसर टिक कर दे रहे हैं, उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग में से किसी को भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों में हुए अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है, माने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का जो भी एरर होता है उसका इफेक्ट किस पर पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट ऐसा होता है जिसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट भी दिखाते हैं और रियल अकाउंट भी दिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चिट्ठे पर। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, व्यापार खाता, दूसरा था लाभ हानि खाता, तीसरा था लाभ हानि समायोजन खाता, 4 था चिट्ठा। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट किस में जाता है, हमारा बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य माने गलत पूछ रहा है। ठीक है, तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, तो यही गलत दिया है, क्योंकि जब भी तलपट में जो अंतिम रहतिया होता है वो कभी लाभ हानि खाते में हम लोग नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाभ हानि खाते में क्लोजिंग स्टॉक जाता ही नहीं है, तो यही गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखते हैं ऑप्शन, हराशी संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है, ये सही लाइन लिखा है, क्योंकि डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा एसेट्स इफेक्ट होता है। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आई है, ये लाइन भी सही बोला है।
फोर्थ ऑप्शन, शुद्ध लाभ संस्था के लिए एक दायित्व है। हाँ, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है, बिजनेस, ठीक है, तो बिजनेस के पर्पज़ से वो एक लाइबिलिटीज होती है। तो 107 का ऑप्शन नंबर 1। नंबर 108, 108 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 क्या लिखता है? सुनिधि के तलपट में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं। प्राप्त छूट 1200, लेनदारों पर छूट के लिए संचय 1800, लेनदारों पर छूट के लिए 1600 रुपये का प्रावधान कीजिए। लाभ हानि खाते में राशि क्रेडिट होगी। मैंने पूछा है लाभ हानि खाते में कितनी राशि क्रेडिट होगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोविज़न बोला गया है बनाने को, वो कितने का बनाने को बोला गया है? 1600 का। प्रोविज़न कितने का बोला गया है? 1600 का। और हमको छूट कितना मिल रहा है? 1200, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे हम लोग 1600 प्लस 1200 माइनस 1800, ध्यान से देखिए, माइनस 1800। तो 1600 1200 हम लोग जोड़ लेंगे, माइनस 1800 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो लाभ हानि खाते के राशि में जो क्रेडिट होगी वो कितना होगा? 1000। तो मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा? 1000, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो 108 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 नियत किस्त पद्धति में वार्षिक मूल्य ह्रास की गणना का सूत्र है। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे। द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डिप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कौन सा मेथड बोला गया है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का फार्मूला पूछा गया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। पहला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ द एसेट्स प्लस लाइफ ऑफ द एसेट्स अपॉन रेसिडुअल वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स प्लस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स। फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ द एसेट्स अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। तो हमसे पूछा गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का डिप्रिसिएशन का फार्मूला। तो डिप्रिसिएशन का जो हमारा फार्मूला होता है वो देखते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। क्या फार्मूला होता है? डिप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। स्क्रैप को ही रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैप को ही रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। तो 109 का ऑप्शन नंबर 2। जिनको हिंदी में क्वेश्चन देखना है वो भी देख लीजिए जरा, 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए। एक मशीन 4000 रुपये में क्रय की गई। मशीन का अनुमानित जीवन काल 3 वर्ष है। जीवनावधि के अंत में 32 रुपया अवशिष्ट मूल्य प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया। मूल्य ह्रास दर की गणना ह्रास्यमान शेष पद्धति के अनुसार कीजिए। कौन सा मेथड बोला गया है यहाँ पे? ध्यान से समझिएगा। मेथड का नाम क्या है? ह्रास्यमान शेष पद्धति। इसको इंग्लिश में कौन सा मेथड कहते हैं? तो ऊपर चेक कर लीजिए, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। अभी जो हम लोग डिप्रिसिएशन का ऊपर पढ़े थे 109 में, वो कौन सा मेथड था? फिक्स मेथड, ठीक है। ये दूसरा मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। इसमें क्या बोला गया? हमारे पास कॉस्ट कितना है? कॉस्ट देखिए कितना है? 4000 कॉस्ट है। इसकी स्क्रैप कितनी है? 32 रुपया। अब कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए। हमसे पूछा क्या गया है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का पहले फार्मूला हम लोग समझेंगे, फिर फार्मूला के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, फिर पता चलेगा आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग इसका पहले फार्मूला, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का फार्मूला। तो डिप्रिसिएशन लिखिएगा ध्यान से, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इक्वल 1 माइनस अंडर रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लाइफ, अर्थात मशीन की कितनी लाइफ है, एन मतलब क्या होता है? मशीन की कितनी लाइफ है, ठीक है। और ये हमसे रेट पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? रेट देखिए, तो इसलिए यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। तो फार्मूला एक बार फिर से समझेंगे, डिप्रिसिएशन इक्वल 1 माइनस अंडर रूट में स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इंटू 100। और यहाँ पे अंडर रूट के पास क्या लिखा है? एन मतलब होता है लाइफ,
तो क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिया उसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1 माइनस स्क्रैप कितना है, स्क्रैप देखिए यहाँ है 32, तो स्क्रैप हो जाएगा हमारा 32 अपॉन कॉस्ट देखिए यहाँ पे है 4000, तो 4000 हमारा कॉस्ट हो जाएगा। और एन यहाँ एन कितनी है हमारा, देखिए यहाँ पे 3 ईयर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे 32 और 4000 किसी नंबर से कट सकता है, किस नंबर से हम लोग काट सकते हैं, तो 32 और 4000 जो है कट जाएगा 4 से। 32 और 4000 किससे कट जाएगा हमारा, 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 8, और बटे में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितना लिखे तो उसके आगे का आप लिख रहे हैं। वन माइनस अभी था ना 32 था वहाँ पे, तो हम लोग 4 से काट दिए, तो 4 से काट दिए तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन, और कितना था 4000 था, उसको भी 4 से काट देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे लाइफ कितनी थी 3, ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। नीचे देखिएगा 1 माइनस 8 जो होता है किसका क्यूब होता है, 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है 2 का होता है, और 1000 किसका होता है, 1000 किसका होता है, 8 जो होता है हमारा 2 का होता है, और 1000 किसका होता है 10 का होता है, ठीक है। ये हमारा 1/3, यहाँ जो 3 लिखा है उसका 1/3 हो जाएगा इंटू 100। 3 हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा वो देखिए, 3 हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 2/10 इंटू 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 10 माइनस 2 इंटू 100, 10 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 8/10 इंटू 100, ठीक है। 0 कट जाएगा, 8 10 जाए 80, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड, तो 110 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111, पूंजी भुगतान संचय खाते का प्रयोग किया जा सकता है। पूंजी भुगतान संचय खाते का प्रयोग किया जा सकता है। पहला, हानियों को अपलिखित करने के लिए, दूसरा विविध खर्चों को अपलिखित करने के लिए, तीसरा लाभांश भुगतान के लिए, चौथा बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। तो बताइए पूंजी भुगतान संचय का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब ये क्या पूछा गया है कि जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो जो फॉरफीचर का बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो भी फॉरफीचर का बैलेंस होता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो चेक करिए कौन सा है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2, अर्थात पूंजी कोष खाते में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। माने डिवेंचर को हम लोग रिडीम्ड कैसे करते हैं, प्रॉफिट से करते हैं कि कैपिटल से करते हैं कि कन्वर्टिंग करते हैं कि ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग डिवेंचर का जो रिडम्पशन करते हैं वो इन सारे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114, एक्स कंपनी लिमिटेड ने 28,80,000 रुपये की संपत्ति खरीदी। कंपनी ने क्रय प्रतिफल में प्रत्येक 100 रुपये वाले ऋण पत्रों को 4% बट्टे पर निर्गमित करके किया। कंपनी ने संपत्ति विक्रय को जो ऋण पत्र निर्गमित किए हुए हैं, मतलब क्या बोला गया वो समझते हैं। 28,800 का हम लोग क्या किए हैं, संपत्ति खरीदे हैं। 28,80,000 का कितने खरीदे हैं, 28,80,000 का हम लोग एसेट्स खरीदे हैं। और इसके बदले हम लोग क्या दिए हैं, डिवेंचर दिए हैं, वो भी 4% डिस्काउंट काट के। तो ज़रा बताइए डिवेंचर कितने का था हमारा, 100 रुपये का, और 4% डिस्काउंट काट के दिए हैं। मतलब एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी हो गई, 96, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ को जब हम लोग 4% बट्टा काटेंगे, डिस्काउंट काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 रुपया।
तो 28,80,000 का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और एक डिवेंचर जो है हम लोग कितने का दे रहे हैं, 96 रुपीज़ का। तो बोला गया है कि कितना डिवेंचर हमें इशू करना पड़ेगा। तो देखिए कितना से डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, 28,80,000, 28,80,000 अपॉन 96, ठीक है। 28,80,000 अपॉन 96, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 30,000। तो कितना डिवेंचर इशू करना होगा, 30,000। तो 114 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 115, जब तक अन्यथा न कहा जाए एक पूर्वाधिकार अंश को हमेशा माना जाता है। पहला ऑप्शन संचयी, भागीदार एवं अपरिवर्तनशील, असंचयी एवं भागीदार। थर्ड ऑप्शन संचयी, भागीदार एवं अपरिवर्तनशील। फोर्थ असंचयी, भागीदार एवं अपरिवर्तनशील। तो क्या होगा इसका, 115 का ऑप्शन नंबर थर्ड, संचयी, अभागीदार एवं अपरिवर्तनशील। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे हम लोग। अ तथा ब एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। मतलब ए और बी जो है 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। स लाभ को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया जाता है। लाभ हानि बांटने का नया अनुपात क्या होगा। हमसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है। ओल्ड ए बी है 3:2 और सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, ठीक है। तो नया शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या होगा, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए सी जो है वो कितने रेशियो के लिए आ रहा है, ध्यान समझेंगे हम लोग। सी जो आ रहा है वह 1/3 के लिए। तो ज़रा बताइए, टोटल हम लोग 1 मानते हैं, टोटल क्या मानते हैं 1 में से सी अगर 1/3 ले जा रहा है तो कितना बैलेंस बचेगा 2/3। 1 में से अगर हम लोग 1/3 माइनस कर देंगे, ध्यान समझते हैं हम लोग। 1 में से अगर हम लोग 1/3 जो सी ले रहा है वो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2/3, ठीक है। तो 1 में से 1/3 माइनस हो गया तो 2/3 बचा। इस 2/3 में से ही कौन कौन लेगा, ए और बी। 2/3 में से ही कौन कौन लेगा, ए और बी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे कितना बचा था हमारा 2/3, ठीक है। 2/3 में से ही ए भी लेगा और बी भी लेगा। तो ए कितना लेगा जरा देखिए, ए का हिस्सा कितना है 3:2 मतलब 3/5। तो ए का कितना हो जाएगा 3/5 और बी भी लेगा किस में से 2/3 में से। तो बी कितना लेगा 2/5, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा देखिए 3 × 6/15। ए का कितना हो जाएगा 6/15 और बी का कितना होगा 2 × 4/15। बी कितना हो जाएगा 4/15 और सी का रेशियो देखिए यहाँ पे कितना था 1/3। तो सी का रेशियो 1/3 था। इसके नीचे देखिए 15 है, ए के नीचे यहाँ पे और बी के नीचे भी यहाँ 15 है। तो सी के नीचे भी हमें 15 करना होगा। तो बताइए 1/3 अपॉन में 3 है तो उसको 15 करने के लिए क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अंश हर में, अर्थात ऊपर भी और नीचे भी। तो कितना हो जाएगा सी का 5/50। तो रेशियो क्या हो गया 6:4:5, ठीक है। रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 6:4:5। तो देख लीजिए 6:4:5 कौन सा है 116 का ऑप्शन नंबर 3, 116 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117, संयुक्त जीवन बीमा पत्र कोष खाते को हस्तांतरित किया जाता है। पहला सभी साझेदारों में, दूसरा विद्यमान साझेदारों में, तीसरा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों में, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व होता है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऑल द पार्टनर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सभी साझेदारों में। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 क्या लिखा है, एक्स वाई तथा जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि का वितरण क्रमशः 1/5, 1/3, 7/15 के अनुपात में करते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है और उसके हिस्से को एक्स एवं वाई में ने 3:2 के अनुपात में लिया। नया अनुपात क्या होगा, इसमें भी हमसे पूछा गया न्यू रेशियो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है 11:12, ऑप्शन नंबर 2 है 12:13, ऑप्शन नंबर 3 12:14, ऑप्शन नंबर 4 10:12, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 12:13। ध्यान दीजिएगा
अगर इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सॉल्व करने में कि 12:13 कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119, 1000 रुपया पासबुक में 2 बार डेबिट किया गया, जब रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष शुरुआती बिंदु है तो पहला ऑप्शन 1000 रुपया घटाया जाएगा, 1000 रुपया जोड़ा जाएगा, 2000 रुपया घटाया जाएगा, 2000 रुपया जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1000 रुपया जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, रोकड़ पुस्तक के अनुसार बैंक शेष 18,500 रुपया है। रोकड़ पुस्तक में 4,500 रुपया बैंक में जमा के रूप में प्रविष्ट किए गए, लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। बैंक पासबुक में शेष है ऑप्शन 1 22,500, ऑप्शन 2 23,000, ऑप्शन 3 14,000, ऑप्शन 4 18,500। तो ध्यान समझिएगा, रोकड़ पुस्तक में हमारा जो बैलेंस है, रोकड़ पुस्तक में बैलेंस है वो कितना है? 18,500 का, ठीक है। और क्या बोला गया है कि 4,500 हम बैंक में जमा कराएं, 4,500 बैंक में जमा कराएं, लेकिन बैंक ने प्रविष्टि नहीं किया, अर्थात बैंक में क्रेडिट नहीं किया। तो ज़रा बताइए, हमारे रोकड़ पुस्तक में दिखा रहा है कितना? 18,500, और 4,500 हम जमा किए थे, लेकिन पासबुक में दिख ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है अगर पासबुक में 4,500 नहीं दिख रहा है तो पासबुक में कितना दिख रहा होगा? माइनस कर लीजिए, कितना दिख रहा होगा? 14,000 रुपया। कितना? 14,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, 120 का थर्ड ऑप्शन 14,000। क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने का कार्यक्रम है। मैन्युफैक्चरिंग हब को बनाने का कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, GIP का पूर्ण रूप। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 122, GIP अर्थात फुल फॉर्म ऑफ द GIP पूछ रहा है हमसे। तो GIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GIP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ध्यान समझिएगा, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो देख लीजिए कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रॉस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दूसरा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तीसरा है ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फोर्थ है ग्रॉस इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? थर्ड, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने हेतु संधि किया है। फ्लिपकार्ट से, दूसरा अमेजन इंडिया से, तीसरा ईबे से, फोर्थ स्नैपडील से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में खादी एवं ग्रामीण उद्योग ने ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने हेतु किससे संधि किया है? तो अमेजन इंडिया से किया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 2 3 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 अमेजन इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124, एक व्यक्ति वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में आयकर देगा जब उसकी आय अधिक की होगी। ऑप्शन नंबर 1 3,50,000, ऑप्शन नंबर 2 3 लाख, ऑप्शन नंबर 3 2 लाख, ऑप्शन नंबर 4 2,50,000। तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा 2,50,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन 125, GST परिषद के अध्यक्ष हैं। GST परिषद के अध्यक्ष हैं, ध्यान समझिएगा, ये 2018 में क्वेश्चन आया था। तो उस समय जो GST परिषद के अध्यक्ष थे उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब पेपर में क्वेश्चन आया था उस समय GST परिषद के जो अध्यक्ष थे वो थे अरुण जेटली जी। कौन थे? अरुण जेटली जी। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। GST परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय अगर आएगा हमारे क्वेश्चन में कि GST परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? निर्मला सीतारमन, ठीक है। निर्मला सीतारमन वर्तमान में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, NSE 50 का नाम बदलकर रखा गया है। पहला ऑप्शन S&P C&X निफ्टी, दूसरा डॉलेक्स, तीसरा BSE सेंसेक्स, फोर्थ BSE 200। तो NSE 50 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? S&P C&X निफ्टी। तो 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 127,
क्वेश्चन नंबर 127। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अनूप सिंह, अरविंद मेहता, एन.के. सिंह, शक्तिकांत दास। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। तो 1 to 7 का हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्वेश्चन नंबर 128 है, ठीक है। 128 नंबर है, देखिएगा। निम्न दिए गए दरों में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पर कंट्रोल नहीं करती है? आरक्षित नकद अनुपात इस पर तो करती है, उपकर इस पर नहीं करती है, रेपो दर इस पर भी करती है, वैधानिक तरलता अनुपात इस पर भी करती है, ठीक है। तो किस पर नहीं करती है? उपकर पे। तो 128 का ऑप्शन नंबर 2। ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे देगा कि भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। ऑप्शन पहला बना देगा आरक्षित नकद अनुपात, दूसरा बना देगा रेपो दर, तीसरा बना देगा वैधानिक तरलता अनुपात, फोर्थ बना देगा इनमें से सभी, ठीक है। तो कौन सा आंसर उस समय लगाएंगे? फोर्थ, इनमें से सभी। यहाँ पे लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि रिजर्व बैंक नियंत्रित नहीं करती है। क्या बोला गया? नियंत्रित नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है उपकर। क्वेश्चन नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 129 व्यापार संतुलन में शामिल है। क्या बोला गया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या शामिल होते हैं? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में 2 चीज़ शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? एक तो गुड्स शामिल होता है और दूसरा सर्विस शामिल होता है। 2 ही चीज़ शामिल होते हैं इसमें, गुड्स और सर्विस। तो ऑप्शन में क्या दिया है? पहला गुड्स, दूसरा सर्विस, तीसरा हस्तांतरण भुगतान, चौथा 1 तथा 2 दोनों। तो कौन सा आंसर हो जाएगा 129 का हमारा? ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों, क्योंकि वस्तु भी शामिल होता है और सेवाएं भी शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 130। अब ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 130 से जो हमारा मैथ शुरू हो गया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं एग्जाम में, BHO BCom एंट्रेंस में। तो 130 से लेके हमारा 144 तक पूरे मैथ के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 130 से लेके 144 तक टोटल 15 मैथ के क्वेश्चन है। तो मैथ के क्वेश्चन जो हैं हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आप लोग के लिए टिक कर दे रहे हैं। अगर आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ के लिए स्पेशली जितने भी मैथ के प्रॉब्लम है, अर्थात 15 जो क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत हो रहा है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और अपलोड कर देंगे, उसको आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे के 15 मैथ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130 से, क्वेश्चन नंबर 130, भुजा 5 सेमी वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि एक घन सेंटीमीटरों वाले घनों में काट लिया जाए तो कितने एक घन सेंटीमीटर घनों में ठीक एक फलक पेंट किया होगा? ऑप्शन पहला 27, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा 54, चौथा 142। तो इसका है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 54। कहीं भी दिक्कत होगा आपको करने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसके लिए अलग से आपको वीडियो अपलोड करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, यदि एक बेलन की ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई की 1/4 हो जाए तथा त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो निम्न में से कौन सत्य होगा? पहला ऑप्शन, बेलन का आयतन 2 गुना हो जाएगा, बेलन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेलन का आयतन आधा हो जाएगा, बेलन का आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 131 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 131 था, ये क्वेश्चन नंबर 131 था, ध्यान रखिएगा। तो 131 का ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? 2, ठीक है। अब हम लोग 132 देखेंगे। 132 देखिए, एक घनाकार गोदाम की विमाएँ 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। इसमें घनाकार डिब्बे रखे जाते हैं जिनमें से प्रत्येक की विमाएँ 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर है। तब रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या होगी। ऑप्शन है 1800, 2000, 4000, 8000। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 4000। 132 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन 1:6, 1:9, 1:3, 2:9। तो
ऑप्शन नंबर पहला है हमारा इसका 1:6 मतलब 1:6। क्वेश्चन नंबर 134, रमेश के पास निम्न 3 बर्तन हैं। पहला, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाला एक बेलनाकार बर्तन ए। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा लिखा है त्रिज्या 2r और ऊंचाई h/2 वाला एक बेलनाकार बर्तन बी। और सी, बीमाओं r/h वाला एक घनाकार बर्तन सी। इन बर्तनों की इनके आयतनों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 134 का ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। ठीक है, CAB ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 135 135 देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन पहला 80, दूसरा 60, तीसरा 96, चौथा 74। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 80। ध्यान समझिएगा, मैथ में बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप चाहें तो बिना सॉल्यूशन किए अर्थात दिमाग लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, एक मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखता है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ध्यान समझिएगा, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन से कोई ऑप्शन उठाते हैं, जैसे पहला अगर हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु 80 है, पिता की वर्तमान आयु क्या मान लें 80, और क्वेश्चन में लिखा है क्या कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी। अगर पिता 4 गुना है, पिता क्या है 4 गुना, माने कौन से अमाउंट का 4 गुना 80 होगा? तो 20 का। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पुत्र की आयु अर्थात सन की आयु कितनी होगी? 20 साल। सन की आयु कितनी होगी? 20 साल। आगे लिखता है 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो पहले बताइए, फादर इस समय 80 साल के हैं, तो 10 साल बाद कितने को जाएंगे? फादर कितने को जाएंगे बताइए? 90 के। ठीक है, और सन जो है 20 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 23 साल का। तो क्वेश्चन ये तो लिखा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 3 गुनी। तो बताइए 30 का 3 गुना 90 होता है कि नहीं? ये देखिए 30 का 3 गुना 90 होता है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे कई सारे मेथड होते हैं जिस तरीके से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 135 का हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, यदि 5x/3 - 4 इक्वल 2x/5 तो 2x - 7 का क्या मान होगा? ऑप्शन 1 हमारा है 19/13, दूसरा 13/19, तीसरा 0, चौथा है 13/19। तो इसका ऑप्शन हमारा 2 है 13/19। नेक्स्ट 137, अर्पिता की वर्तमान आयु शिल्पा की आयु की 3 गुनी है। यदि 3 वर्ष पहले शिल्पा की आयु x वर्ष थी तो अर्पिता की वर्तमान आयु है। ऑप्शन 1 3 ब्रैकेट में x - 3, दूसरा 3x + 3, तीसरा ऑप्शन 3x - 9, फोर्थ 3 फिर ब्रैकेट में x + 3। इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो 137 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से उधार ली गई। यदि ब्याज प्रति 3 माह बाद समायोजित होता है तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा? पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 9। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 8। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, अवनीश ने एक बिजली की इस्त्री 900 रुपये में खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। एक दूसरा बिजली की इस्त्री जो उसने 1200 रुपये में खरीदी थी 5% हानि पर बेच दिया। इस सौदे में उसे हुआ, पहला ऑप्शन 75 रुपये का लाभ हुआ, दूसरा 75 रुपये की हानि हुई, तीसरा 30 रुपये का लाभ, चौथा 30 रुपये की हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? 3, अर्थात 30 रुपये का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, राधिका ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य 10% कम हो गया और उससे अगले वर्ष 12% कम हो गया। कार के मूल्य में इन 2 वर्षों में हुई कुल प्रतिशत कमी बताइए। ऑप्शन 1 3.2%,
ऑप्शन 2 22%, ऑप्शन 3 20.8%, ऑप्शन 4 8%। तो इसका आंसर हमारा है 3 अर्थात 20.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। एक काम को 6 आदमी एवं 10 लड़के 4 दिन में पूरा करते हैं, या उसी काम को 4 आदमी एवं 10 लड़के 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 2 आदमी एवं 5 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला ऑप्शन 8 दिन, दूसरा 10 दिन, तीसरा 12 दिन, चौथा 11 दिन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 10 दिन। ऑप्शन नंबर 2 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 142। x का मूल्य जो समीकरण x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/8 को संतुष्ट करता है। पहला ऑप्शन 3, दूसरा -3, तीसरा 4, चौथा -4। इसका आंसर है हमारा 3 अर्थात ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल 50 सेमी स्क्वायर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 10 सेमी, 11 सेमी, 12 सेमी, 12.5 सेमी। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा पहला है। अभी हम आप लोगों को समझाए थे हिट एंड टाइल मेथड। इस क्वेश्चन को भी हम लोग हिट एंड टाइल मेथड लगा सकते हैं। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, इसको भी हम एक समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन क्या लिखता है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, आयत की लंबाई। हिट एंड टाइल मेथड का मतलब यही होता है कि ऑप्शन से आप उठाइए, अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट हो गया तो आंसर सही है। क्या पूछा गया, आयत की लंबाई। अगर हम माने क्या, पहला ऑप्शन आयत की लंबाई 10 है, क्या मान लें आयत की लंबाई 10 है। क्वेश्चन क्या लिखता है, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। ध्यान समझिएगा, चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। अगर लंबाई 10 होगा तो चौड़ाई कितना होगा, 5 सेमी कम, माने 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 5। तो लंबाई 10 और चौड़ाई 5, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 5 50 हो गया। तो इस तरीके से भी है, और भी कई सारे मेथड हैं लगाने के। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 और मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान समझिएगा, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का नहीं, क्योंकि पेपर में टोटल हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं 150 और मैथ के 15 क्वेश्चन है, तो ये मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 144 देखिए, 100 सेंटीमीटर लंबाई एवं 44 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज को चौड़ाई की तरफ से मोड़कर सिलेंडर की आकृति में मोड़ दिया जाता है। सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 22/7। पहला ऑप्शन है 3080 सेमी क्यूब, दूसरा ऑप्शन 4400 सेमी क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 12320 सेमी क्यूब, चौथा ऑप्शन है 15400 सेमी क्यूब। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा 4th है 15400 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145, ISP स्टैंड्स फॉर। ध्यान समझिएगा, ISP स्टैंड फॉर माने ISP का पूरा नाम हमसे पूछा गया है। तो ISP का पूरा नाम क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। ISP का पूरा नाम होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंटरनेट शॉपिंग प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड 4th है इंटरनेशनल सर्विस प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146, लाइनक्स क्या है। लाइनक्स क्या है, ये लाइनक्स जो होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा गया कि लाइनक्स क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, आउटपुट डिवाइस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान समझिएगा, क्या पूछ दिया इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है डॉस। डॉस जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा ऑप्शन यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तीसरा लेट एक्स, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3rd। चौथा जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148, सबसे छोटी से सबसे बड़ी
स्टोरेज साइज के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समूह लिस्टेड है? क्या बोला गया? छोटे से बड़े साइज के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समूह लिस्टेड है? छोटे से बड़ा ले जाना है, ठीक है, छोटे से हमें बड़ा ले जाना है। पहला ऑप्शन है पेटेबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। दूसरा क्या हमारा? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट। तीसरा है मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट। फोर्थ है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसमें ध्यान समझेंगे हम लोग, क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ध्यान समझिएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट माने छोटे से बड़े, ठीक है। तो छोटे से बड़े जो है, सबसे छोटा हमारा क्या होता है बताइए? सबसे छोटा हमारा होता है किलोबाइट, सबसे छोटा किलोबाइट होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है हमारा? मेगाबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? गीगाबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। उससे बड़ा क्या होता है? पेटाबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटा जो हमारा किलोबाइट होता है, उससे बड़ा क्या होता है? मेगाबाइट। उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे बड़ा टेराबाइट, उससे बड़ा पेटाबाइट। तो मैच करिए चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 149, MS एक्सेल में इक्वल सम B1 फिर B10 निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो आप सभी को पता है ये एक्सेल में एक फार्मूला होता है। एक्सेल में क्या होता है? एक फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, फार्मूला। अब वो समय आ गया जब क्वेश्चन नंबर 150 अर्थात सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। पहला ऑप्शन TCP/IP, दूसरा जावा, तीसरा HTML, चौथा WWW, ठीक है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला जो मानक प्रोटोकॉल है वो हमारा क्या है? TCP/IP। तो 150 का ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से हमारा 2018 के BHU BCom एंट्रेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। थैंक यू।